90-degree angle with the antenna array. So the field E that is received at any arbitrary point P away from the antenna array in the far field would be equal to the addition of two waves, and the wave would be according to their phases. So the addition would be done according to their phases, जो उनके phases हैं, और phases किस पर डिपेंड करेंगे? जितना उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवर्स किया है, जितना उनमें टाइम डिले है. अगर आर ए और आर बी सेम हैं इन वैल्यू, फिर इन फेज दोनों की एडिशन हो जाएगी. देखिए इन फेज एडिशन हो जाएगी. माइनस जे के ये आयलर थ्योरम यूज़ किया गया है, वही साइन और कोसाइन वैल्यूज़ के लिए. तो अगर आर ए और आर बी सेम है तो सिंपली ये कांस्टेंट आ जाएगा, और ई नॉट प्लस ई नॉट वुड बी 2e naught. So twice the amplitude would be received at each point at the point P if the distance traversed is the same. ये जो इक्वेशन अपने ने अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो मतलब जो पावर रिसीव होता है या जो इंटेंसिटी है ईबी है उसमें कमी आती है. हाँ जी, एक्सपोनेंशियल टर्म में कमी आती जाएगी. तो हम कहते हैं कि अगर डिस्टेंसेस द सेम है और नहीं, हम इस वो तो कमी थ्रू डिस्टेंस पावर लॉ आएगी, वो तो है ही. पाथ लॉस तो होगा ही, लॉस ड्यू टू पाथ वो तो होगा वेव का. कोई भी वेव है, इवन सिग्नल करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट है, यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल है, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इलेक्ट्रिक सिग्नल एक पॉइंट से आपने सेंड किया तो दूसरे पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उसमें लॉस आ गया होता है, एम्पलीट्यूड लॉस, यानी वोल्टेज डिफरेंस आपको कम वहाँ मिलेगा. ठीक है, जिसे हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप ड्यू द रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस बेसिकली वो पाथ है, वो वायर है जिसको वो फॉलो कर रहा है. कौन सा? यानी आइडियल मीडियम. हाँ, तो आइडियल मीडियम भी कंसिडर करें तो जो ये आइडियल के लिए इक्वेशन है कि कोई भी जो वेव है और उसकी जो रिसीव्ड पावर होगी एट a distance d would be proportional to the inversely proportional to its square, d के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी. इसका मतलब है कि जितनी पावर हमने सेंड की, बिल्कुल आइडियल केस लेते हैं, सारा कुछ बाकी जो कुछ भी है उसे मैंने एक कांस्टेंट में समो दिया और वो कांस्टेंट c है, और Pt इज़ द ट्रांसमिट पावर, और बाकी कुछ भी कांस्टेंट है, फिक्स्ड है. तो इसका मतलब ये है कि Pt ट्रांसमिट पावर हमेशा कम होती जाएगी अगर हम किसी भी पॉइंट पर उसे रिसीव करते हैं अवे फ्रॉम द एंटेना. ये आइडियल केस है. नॉन आइडियल केस क्या होगा कि ये कांस्टेंट भी चेंज होता जाएगा, ये भी कम होता जाएगा. दैट वुड डिपेंड अपॉन द प्रोपगेशन एनवायरनमेंट, एंड दिस पावर would increase from 2 to 6 and even more than 6 नॉन आइडियल एनवायरनमेंट. तो आइडियल तो हम कहते हैं कि आइडियल में भी तो ड्रॉप होता है, मगर नॉन आइडियल केस में ज़्यादा स्टीप ड्रॉप है.
more steeper than the ideal case. ठीक है, तो ये जो ड्रॉप है ये हमें यहां से नजर आ रहा है। अगर ये पावर नहीं है, ये वेव फॉर्म यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट अपॉन द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल एक वेव फॉर्म है जैसे वोल्टेज की या करंट की वेव फॉर्म हो, पावर उसका स्क्वायर होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा, पावर की टर्म हम लेंगे, ठीक है ना, स्क्वायर हो जाएगा ना उसका। तो इस वक्त एम्पलीट्यूड है इसलिए आर ए है, आर ए स्क्वायर नहीं है। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। जी जी, हाँ, रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर, हाँ, माइनस में जो आती है माइनस 30 dBm माइनस ये। तो माइनस में जब dBm आती है तो अगर वो 0 dBm होती है इसका मतलब है 1 milliwatt is being received at the receiver side. But if it is lesser than milliwatt, 1 milliwatt, it would be minus dBm. तो वो तो माइनस उसकी वजह से है, मसलन हमें माइक्रो वाट रिसीव होती है तो वो माइनस 30 dBm होगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। यानी माइनस का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव आती है, वो रिसीव 2 मिलीवाट भी हो सकती है। अगर 2 मिलीवाट या 3 मिलीवाट रिसीव होती है, 2 मिलीवाट रिसीव होती है, इट मीन्स दैट इज 3 dBm। तो 3 dBm पॉजिटिव भी रिसीव हो सकती है। माइनस में इसलिए क्योंकि मिलीवाट से कम वैल्यू रिसीव हो रही थी, ट्रांसमीटर बड़ा दूर होता है, या फिर जैसे ट्रांसमीटर अगर क्लोज भी हो मगर 1 मिलीवाट तो वो ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, तो अगर 1 मिलीवाट या उससे कम वो ट्रांसमिट कर रहा है तो लाजमी बात है दूसरे एंड पर तो 1 मिलीवाट से कम ही मिलेगी। तो हमारे पास जो सिग्नल रिसीव हुआ, सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं उसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट एडिशन है दोनों वेव्स का। अब आर ए और आर बी सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है, मसलन कोई और पॉइंट है दूर, तो आर ए बी कम है, आर ए ज़्यादा है। आर ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवर्स किया है मोर देन आर बी, दैट इज ए एच इन दिस केस, ए एच द डिस्टेंस डिफरेंस ए एच। और ए एच डिस्टेंस डिफरेंस को हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, ये वाला एंगल थीटा के बराबर है। थीटा बेसिकली एरे एक्सिस का एंगल है विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करें तो ए एच फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस हमें मालूम है, डी हमने कांस्टेंट रखा हुआ है between spacing between 2 antenna elements, and that is taken usually a fraction of the wavelength, either half of the wavelength or fourth of the wavelength or 1/3 of the wavelength। ये फ्रैक्शन लिया जाता है, मगर वेवलेंथ से हमेशा कम लिया जाता है। अगर वेवलेंथ से ज़्यादा लेंगे डिस्टेंस को, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादा लेंगे तो एंटेनाज एलिमेंट्स फिर बिहेव करेंगे एज इंडिपेंडेंट एंटेनास, कोरिलेशंस उनमें कम हो जाएंगी और वो बीम फॉर्म नहीं करेंगे। तो अब हमारे इस वक्त इस केस में हमने ये ए एच फाइंड करना है। तो ए एच जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से दोनों वेव्स आपस में वो कंस्ट्रक्टिवली ऐड नहीं होंगी बल्कि डिस्ट्रक्टिवली ऐड होंगी। अब अगर इस वेव को हम पहले चला दें और इस वेव को थोड़ी देर के लिए रोक के रखें, उसे एक फेज शिफ्ट दें इस करंट का, कि करंट यहाँ से यहाँ पहुँचने में
वो उतना टाइम लगाए जितना टाइम इस वेव को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगता है, ठीक। और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट चाहे वो वायर के अंदर, ये वायर है यहाँ तक, तो वायर के अंदर उसकी जो स्पीड है वेव की भी वही स्पीड है, एंड दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो इस डिस्टेंस को हमने फाइंड किया, दैट इज d cos theta. Theta is the angle which the point P is making with the array axis. EP field at point P is then equal to E naught e raised to power minus j k RA plus E naught e raised to power minus j k RB. Now RA and RB can be taken as their difference. मसलन अगर हम RA और RB यूज़ कर सकते हैं, माइनस जे के वेव नंबर है जो कि किसके बराबर है, 2 पाई बाय लैम्डा। तो माइनस जे के आर बी, तो हमारे पास ये वाली टर्म्स हैं। अब अगर मैं इसको कांस्टेंट ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो ई माइनस जे के आर ए, तो अगर मैंने ये टर्म कॉमन ले ली तो ये टर्म आके डिवाइड हो जाएगी यहाँ पर। अगर डिवाइड होगी तो उसकी पावर्स आपस में इसकी पावर सब्ट्रैक्ट करेगी, तो माइनस आर ए, बाकी तो वही चीज़ें हैं, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक ना। एज अ डिफरेंस मैं ले सकता हूँ। और अगर देखा जाए तो वही तो डिफरेंस है हमारा, ए एच के बराबर है वो डिफरेंस जो दोनों के दरमियान डिफरेंस था, तो वो किसके बराबर है, ए एच के बराबर। तो अगर आर बी लेता हूँ तो ये आर ए माइनस आर बी हो जाएगा, और अगर आर ए मैंने कॉमन लिया तो दूसरी साइड पर, ठीक है। तो एक ही बात है, ये ए एच अदरवाइज नेगेटिव आ जाएगा, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर ए एच नेगेटिव आ जाएगा, वो इस नेगेटिव पॉइंट को प्लस कर देगा, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो ए एच की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो डी कॉस थीटा, सब्स्टिट्यूशन हमने की ए एच की वैल्यू की, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का अगर हो, ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। जी जी, हमारा ऑब्जेक्टिव इस वक्त ई पी फाइंड करना है कि आखिर ई पी होता कितना है और वो कितना डिपेंड करता है इस फेज शिफ्ट पर। अब अगर इतना जो फेज शिफ्ट है जो हमारे पास ये आ रहा है, अगर हम वो यहाँ पर ही यहाँ पर डेवलप अगर कर लें उतना ही, तो फिर इसका मतलब है कि इस वेव को हम, यानी वो वेव यहाँ से शुरू करें ए एच फासले से, जब ये वाली वेव यहाँ पहुँचे तो ये वाली वेव यहाँ पहुँचे और ये वाली वेव इस पॉइंट पर पहुँचे, तो दोनों वेव्स इन फेज पॉइंट पी पर पहुँच जाएंगी और हमारी जो पावर है वो मैक्सिमम होगी पॉइंट पी पर। देखें इस वक्त सिचुएशन क्या है, पिछले वाला लेक्चर, इस वक्त सिचुएशन ये है, ये जो फासला है लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ये फासला किसके बराबर है। दोबारा हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, v मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वेलोसिटी हमारे पास c है, ये डिस्टेंस a h है, ठीक। तो ये टॉ डिफरेंस फाइंड किया जा सकता है, टाइम डिफरेंस, या डिले फाइंड किया जा सकता है। ये हमारे पास डिले आया, और डिले
कैसे फेज के साथ रिलेटेड है, फेज शिफ्ट के साथ किस तरह रिलेटेड है एंगल के साथ, 2 पाई एफ टॉ, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है इसका मतलब है कि ये वो फेज है, फेज शिफ्ट है कि अगर मैं यहाँ पर प्रोवाइड उसे कर दूँ यही वाला फेज शिफ्ट, चलें इसको हम फेज शिफ्ट अल्फा ले लेते हैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए आम फेज से, कि ये हमारा शिफ्ट है। तो अगर यही शिफ्ट मैं यहाँ प्रोवाइड कर दूँ और दोनों को तो हम सेम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब इसको सेम करंट और इसको फेज शिफ्ट के साथ हमें फेज शिफ्टर, ये एक पिछले साल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स कुछ बना रहे थे, तो वो यही फेज शिफ्ट एरे बना रहे थे, तो फेज शिफ्टर नहीं मिले उनको। तो फेज शिफ्ट बड़ा आसान सा हमने डेवलप किया। हमने एक वायर ली और पहले तो उस फ्रीक्वेंसी पर हमने ये फाइंड किया कि कितनी वेवलेंथ होगी, तो उतनी ही वेवलेंथ सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करके उतनी तार ज़्यादा लंबी ले ली, इसको ज़रा लंबी तार दे दी। अब वहाँ से उस वेव को यहाँ, इस वेव को यहाँ पहुँचने में कम टाइम लगा, उसको ज़रा उस पूरी वायर से जाना पड़ा, और जितना फेज शिफ्ट हम चाहते थे तो उतने फेज शिफ्ट के बाद वो पॉइंट यहाँ पहुँचा, और हमारी जो बीम फॉर्मिंग बीम्स थी वो बिल्कुल उन्हीं एंगल्स पर आ गई, बीम फॉर्म हुई और इन फेज उनकी फिर एडिशन हुई। तो बेसिकली हमने क्या किया, इस वाली वेव को शिफ्ट दे दिया कि ये थोड़ी रुकी रहे, और जिस टाइम पर ये वाली वेव चले तो उसी टाइम पर वो ब्लू वाली वेव भी चले, क्योंकि हमने उसे शिफ्ट दिया है। इन फेज एडिशन हुई, इसलिए हमारे पास जो ओवरऑल जो पॉइंट P पर जो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा, दैट वुड बी सिंपल एडिशन ऑफ बोथ वेव्स, इन फेज एडिशन। कंस्ट्रक्टिव फेडिंग हमने इम्पोज की यहाँ पर। क्लियर? ये बेसिक पॉइंट है इस पूरी थ्योरी का। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस पॉइंट की बजाय मैं पॉइंट इस पॉइंट पे लाना चाहता हूं, एक और थीटा, मैं चाहता हूं बीम इस तरफ को बने, मैक्सिमम एडिशन इस पॉइंट पर हो, क्या करूंगा, AH नया फाइंड करूंगा, D उतना ही है, सिर्फ एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल अब चेंज हुआ, देखें एंगल 90 डिग्री से बढ़ गया है, नेगेटिव आ जाएगा। जब नेगेटिव आ जाएगा AH नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब अगर मैं नेगेटिव शिफ्ट दूंगा तो वो वेव वो पहले निकलेगी, उसे लीड दे रहा हूँ। शिफ्ट नेगेटिव कर दिया तो बेसिकली उसको लीड दे रहा हूँ कि वो लीड करे, वो पहले पहुँचे इतने पॉइंट पर, और फिर ये वाली, क्योंकि अब पॉइंट इस तरफ है, अब उस तरफ को नहीं है। क्लियर? तो इस तरह हम किसी भी डायरेक्शन में वेव फॉर्म कर सकते हैं या बीम फॉर्म कर सकते हैं, वेव्स भेज सकते हैं। और जिस पॉइंट पर ये दोनों वेव्स पॉइंट P पर पहुंच रही हैं हमारी इस मैकेनिज्म के जरिए, तो वहां पर अब वेव्स की एडिशन क्या होगी, पहली वेव E0 e रेज टू पावर माइनस j k r a प्लस E0 e रेज टू पावर माइनस j k, अब r b को भी हमने r a कर दिया क्योंकि हमने तो उतना फासला उसे भी दे दिया वेव को, तो E फील्ड हमें मिलेगा। तो E फील्ड कैसे मिलेगा, तो 2E0 e माइनस j k r a, तो ये तो उसका फेज है, तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो गया। यहाँ भी देखें मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
आप लोगों को समझ आ रही है? तो अब हम अपने मैकेनिज्म के साथ आ गए। पॉइंट समझ नहीं आया कि हमें RA और RB एक हाँ हाँ तो डिस्टेंस तो उतना ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। मगर एक बंदा उस दरवाजे से एक टाइम इंस्टेंट हम तय कर लेते हैं कि क्लॉक जैसे ही हमने स्टॉप वॉच शुरू की, स्टार्ट की, वो बंदा उस दरवाजे से चल पड़े और मैं यहाँ से चल पड़ूँ। ठीक है, लाजमी बात है कि हमारे दरमियान डिफरेंस तो रहेगा। ठीक है, अब अगर एक जगह है, कभी आपने वो गौर किया है कि एक ग्राउंड में लोग दौड़ते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर बहुत कम लोग शायद गौर करते हो, मगर ज़रूरी होता है। लाइन ऐसे नहीं रखी जाती, लाइन कुछ यूँ रखी जाती है। हाँ, बाज़ औक़ात मेरे जैसा कोई बंदा वो ये पूछता है कि इस बंदे को क्यों फेवर दी गई। ठीक है, उसे तो फेवर दे दी गई है, उसे पहले ही ज़रा आगे कर दिया, आगे करके खड़ा किया। उसकी रीज़न असल में क्या है, क्योंकि जब इन्होंने, क्योंकि उसका पूरा इन्होंने ये डिस्टेंस और ट्रैक रखा होता है, तो अब जब वहाँ पहुँचना है तो लाजमी बात है कि इसने तो एक लंबे वाय से होके आना है, क्योंकि आउटर जो सर्कल है वो तो बड़ा है और इनर सर्कल छोटा है, और यही बंदा यहाँ से दौड़ता हुआ इधर भी आ सकता है। ठीक है ना, उधर भी जा सकता है। तो अगर फासला यहाँ से देखा जाए तो वो असल में सेम होते हैं। तो ये लाइन उन्होंने तिरछी लगाई होती है। ठीक है, ताकि वो ये वाला ज़रा दूर से चले, पहुँचना इकट्ठे एक जगह पर है, इन फेज़ पहुँचा जा सकता है। अगर ये यहाँ से चलते फिर इन फेज़ नहीं पहुँचा जा सकता था, फिर इसके साथ ज़्यादती थी। ठीक है, इसी तरह हम एक ऐसा पॉइंट ले रहे हैं, अगर हमने इस पॉइंट पर आना होता, पॉइंट समझ लें कि ये पॉइंट, ये लाइन है जिस पर पहुंचना है सामने, फिर तो दोनों को इकट्ठा ही चलना है। दोनों यहाँ पर पहुंचेंगी, वेव्स इन फेज एडिशन होगी, और यहाँ से आर ए और आर बी सेम है। ठीक है, अब पॉइंट जो है वो है तिरछा। सॉरी, अब देखें पॉइंट जो है वो है थोड़ा एंगल के साथ, ये वाले पॉइंट्स नहीं है। जब पॉइंट एंगल के साथ है तो अब सिचुएशन ये है कि हमने इस पॉइंट तक पहुंचना है, यूं। ठीक है, अब जब इस पॉइंट तक हमने पहुंचना है, ये वेव फ्रंट पूरे का पूरा चलेगा, तो लाजमी बात है कि इस वाले को, बिल्कुल इस वाले को यहाँ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये दोनों अगर दौड़े यहाँ से तो इनको सेम फासला मिलेगा। आर ए एंड आर बी वुड बी इक्वल फ्रॉम दिस लाइन, मगर इस लाइन से इक्वल नहीं होंगे, डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस कितना होगा, इसी AH के बराबर, पुरानी कैलकुलेशन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इनको इन फेज एडिशन के लिए, इक्वल बनाने के लिए, क्योंकि एंटेनास को तो हम यहाँ से उठा के यहाँ नहीं कर सकते, जैसे आपने कहा एंटेना तो फिक्स है, तो वो तो उठा नहीं सकते, तो हम अब उनके लिए वो वाला काम तो नहीं कर सकते।
चलना इस वाले ने भी इधर है, ठीक है। तो हम इस वाले को ज़रा पीछे से शुरू करवाते हैं। फिर भी तो एक बात है, ठीक है, इसको पीछे से शुरू करवा सकते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखें, और जब ये बंदा इस पॉइंट पर पहुंचे उसको छोड़ दें, ठीक है। तो ये पकड़ के रखने वाला जो है वो फेज शिफ्टर है हमारे पास। ये इस वेव को उतनी देर रोके रखेगा जितनी देर ये वाली वेव यहाँ तक नहीं पहुँचती, और यहाँ से जब ये यहाँ पहुँचेगी इतनी देर में ये इधर पहुँचेगी। हाँ बिल्कुल। तो अब हमने असल में वर्चुअली उनको डिस्टेंस एक कर दिया आगे का। तो वो अब जब ये वाली वेव यहाँ पहुँची तो ये वाली वेव यहाँ से एमिट होगी और दोनों वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिवली ऐड हो जाएंगी। क्लियर हुआ सबको ये पॉइंट? अगर किसी को नहीं भी क्लियर था तो इसलिए हमने यहाँ पर एक फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस किया, और वो उस वाली वेव में फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस किया, उसको हमने डिले दिया जो उस पॉइंट के करीब है, क्योंकि जो पहले पहुंच सकती थी, और वही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सबब बनती। ये कैलकुलेशन भी वही कैलकुलेशन है हमने अभी तक जो स्टडी किया था। तो अभी हम इससे पहले क्या स्टडी किया था कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बराबर है। यहाँ पर जब हम इस वैल्यू को वहाँ से ले जाते हैं तो हमारे पास 1 प्लस, यानी अगर E नॉट प्लस E नॉट और e रेज टू पावर j के a h हमारे पास ये आता है, ठीक है। क्लियर? अब यही चीज़ अगर हम कहते हैं कि चले हमने दोबारा इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो उसी तरह ये वाली वैल्यू आ गई, और ये वाली वैल्यू यहाँ आके दोबारा इसमें या ऐड हो रही है, या हम कहते हैं कि ये इसके साथ। इसका मतलब ये है कि इसको इसके वो बराबर करने के लिए, यानी ये अगर RA है तो RA और माइनस RB इंट्रोड्यूस करने के लिए AH यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्यों ना एक ऐसी वैल्यू यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें कि जो बेसिकली इस AH के इफेक्ट को ख़त्म करे और यहाँ पर वही माइनस J के RA प्रोड्यूस करे। ये दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट्स को ख़त्म कर रही हैं। तो देखें, अगर ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट्स को ख़त्म कर देती हैं और यहाँ से e रेज़ टू पावर 0 आ जाता है तो 1 आ जाएगा, और जब हमारे पास 1 आएगा तो e नॉट e माइनस j के RA प्लस e नॉट e रेज़ टू पावर माइनस j के RA आ जाएगा। इन फेज एडिशन हो जाएगी, ठीक है। तो जब इन फेज एडिशन हो जाएगी तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म करेंगी, और ये दोनों जब एक दूसरे के इफेक्ट्स को ख़त्म करती हैं तो बेसिकली हम अल्फ़ा उतना ही इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जितना AH है। तो AH अब देखना ये है कि AH बेसिकली कितना है, उसी तरह ये वाला बाहर निकाला हुआ है हमने, तो ये कितना है। तो बेसिकली क्या है, ये वाला हमारा AH था, वही d cos थीटा, k तो वेव नंबर है तो d cos थीटा। अब प्लस इसमें हमारे पास अल्फा आ गया, ठीक, प्लस कर ले माइनस कर ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा अल्फ़ा तो AH पर, कि AH अगर
वो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हमें पॉजिटिव देना है, और अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हमें नेगेटिव देना है। तो बेसिकली ये जो टर्म है ये कितनी होनी चाहिए, ये इक्वल टू 0 होनी चाहिए फॉर मैक्सिमम रेडिएशन। तो अगर मैक्सिमम रेडिएशन इक्वल टू 0 होगी तो 1 + 1 हमारे पास यहाँ से 2 आ जाएगा, 2E0 EJKRA। तो हमारी वेव्स इन फेज आपस में ऐड हो जाएंगी। ये बात सबको समझ में आ रही है। अब हम थोड़ी सी अब डेरिवेशन करते हैं और कोई जनरलाइज्ड फार्मूला डेवलप करते हैं। तो जनरलाइज्ड फार्मूला के लिए इस वाली वैल्यू को हम एक नया वेरिएबल समझ लेते हैं, और वो नया वेरिएबल साई, कि ये वेरिएबल साई के बराबर है। बट विद द फैक्ट दैट फॉर मैक्सिमम रेडिएशन फॉर द टिप ऑफ द बीम, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम रेडिएशन होगी, यानी उसकी तरफ हमारी बीम है, तो उसके लिए साई इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, मगर अभी साई को हम देखना चाहते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, साई कैसे चेंज कर रहा है हमारी कैलकुलेशंस को। तो साई इज इक्वल टू KD cos थीटा, K की वैल्यू उसी तरह 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा जो कि वेव नंबर है, और D द डिस्टेंस बिटवीन 2 एंटेना एलिमेंट्स, और cos और ये थीटा और ये अल्फा जो फेज शिफ्ट हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक, तो साई की हमारे पास ये वैल्यू आई। तो साई की इम्पोर्टेंस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो ये गौर करें कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एट पॉइंट P ये इक्वेशन आज हमारे पास आ जाती है। और अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो मैग्नीट्यूड में जो फेज़ पार्ट है वो इक्वल टू 1 हो गया, e⁻⁴ मसलन अगर E फील्ड होता है तो E0 E-JKRA ये एक वेव है जो चल रही है। अब इस वेव का अगर हम मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं तो मॉड आ जाएगा, इसका भी मॉड आ जाएगा, इसका जब मॉड आएगा इसका मॉड और उसका मॉड, तो इसका मॉड किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, e⁻⁴ कोई भी जो वैल्यू है एक्सपोनेंशियल वैल्यू उसका हमारे पास 1 आ गया, तो 1, तो मैग्नीट्यूड बेसिकली E0 ही के बराबर है जो उसका एम्पलीट्यूड है। तो उसी टर्म में जो पिछले वाली टर्म थी हमारे पास ये वैल्यू आई। अगर मैं मैग्नीट्यूड लेना चाहूँ, इसका मैग्नीट्यूड E0 ये 1 के इक्वल, और ये जो वैल्यू है ये एक मल्टीप्लायर है और इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो और ये गौर से देखें कि ये वाली टर्म इसमें ऐड हो रही है। अगर ये मल्टीप्लाई होती तब हम इसका मैग्नीट्यूड 1 कर सकते थे। तो ये इसमें ऐड हो रही है, पहले ये ऐड होगी उसके बाद मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो मैग्नीट्यूड किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो एक तो यूनिट मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, यूनिट पैटर्न पर। एंटेना पैटर्न वही है कि हम मैग्नीट्यूड को एक पोलर प्लॉट पर वो रिप्रेजेंट करें, तो वो एंटेना पैटर्न होता है कि फील्ड कहाँ पर कितना कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है एक पोलर प्लॉट में, यानी एजीम्यूथ डायरेक्शन में या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में। तो मैंने आपको बताया था कि स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं तो 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो एजीम्यूथ डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन। हमें ज़्यादा एजीम्यूथ डायरेक्शन में ज़रूरत होती है, इसलिए
अमूमन जो पोलर प्लॉट होता है वो एंटेना पैटर्न इन एजीम्यूथ डायरेक्शन होता है। पोलर में यानी उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और मैंने आपको कहा था कि अगर एक ओमनी डायरेक्शनल एंटेना होगा तो इसका जो फील्ड पैटर्न होगा तो वो कैसा होगा, एक टायर की तरह, एक ट्यूब भरी हुई, हवा से भरी हुई एक ट्यूब की तरह। तो सेंटर उसका एंटेना है। तो बेसिकली जो यानी एजीम्यूथ डायरेक्शन में तो हमें एक सेम पैटर्न मिल रहा होता है और वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज पैटर्न होता है। तो एक आइसोट्रोपिक एंटेना या ओमनी डायरेक्शनल एंटेना 100% ओमनी डायरेक्शनल एंटेना एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये तो यूनिट पैटर्न है जो एक सिंगल एंटेना जितना अपना पैटर्न डेवलप कर सकता है, यानी मैग्नीट्यूड उसका जो रिसीव होगा वहाँ पर। और ये बेसिकली हमें एरे की वजह से मिल रहा है। साई तो बेसिकली एरे की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ, दूसरा एंटेना साथ होने की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ। तो इस पार्ट को एरे पैटर्न कहा जाता है। तो ये यूनिट रेडिएशन पैटर्न और ये एरे फैक्टर है या एरे पैटर्न है, एरे फैक्टर। और एरे फैक्टर कब मैक्सिमम होगा, जब साइज 0 हो जाएगा। तो एरे फैक्टर सीधा सीधा 2 हो जाएगा, यानी मैक्सिमम मल्टीप्लायर हमारे पास आ जाएगा, यानी पावर वो वहाँ पर आपस में ऐड हो जाएगी उस पॉइंट पर। तो एक एंटेना से अगर हम 1 वाट ट्रांसमिट कर रहे हैं, दूसरे एंटेना से भी 1 वाट ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर एक एंटेना काम करता तो 1 वाट के करीब रिसीव होता, मगर अब 2 वाट रिसीव होगा। दोनों की रिसीव पावर आपस में ऐड हो जाएगी वहाँ पर। सो अ प्लॉट ऑफ EP magnitude in terms of theta and phi, in terms of azimuth and vertical angles, gives the radiation pattern of the array. सर ये जो array में हमने एंटीना एलिमेंट्स लिए उसमें सब के हम अज्यूम करेंगे इन सब के जैसे। हाँ, हम कहते हैं कि हर एक का जो यूनिट पैटर्न है वो बराबर ही है। ये एक अजम्पशन है और ये वैलिड अजम्पशन है, यानी वो मामूली सा ही उनमें फ़र्क अगर कभी आता है तो आता है, वरना तकरीबन वो सेम पैटर्न रखते हैं इंडिपेंडेंटली। सो द एरे रेडिएशन पैटर्न इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट पैटर्न एंड द एरे फैक्टर पैटर्न। तो ये दोनों का प्रोडक्ट होगा। और यही बेनिफिट है कि जो हम ले रहे हैं एरे से। वो तो हमने बात की थी सिर्फ 2 की। अब जनरलाइज करते हैं थोड़ा केस को। तो हमारे पास n एंटेना एलिमेंट्स हैं, n एंटेना एलिमेंट्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ linear axis, line axis with equal spacing, और इनमें स्पेसिंग d इक्वल है और ये n एंटेना एलिमेंट्स हैं। और उसी तरह पॉइंट P है। तो अब उस पॉइंट P तक अगर पहुंचना है, अब वही है कि सिर्फ 2 रेस यानी में हिस्सा लेने वाले सिर्फ 2 हमारे पास खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि अब मल्टीपल हैं। तो उसी तरह अगर हम इस पर तो लाइन नहीं, मसलन अगर 2 से ज़्यादा है तो उसी तरह, तो जो पहले वाला है उसका फिर जो उसके बाद अगले वाला है, तो ये फासला बिल्कुल एग्जैक्ट एट द सेंटर होगा। और ड्यू टू द ज्योमेट्री, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर आएगा यहाँ पर, तो ये बाइसेक्टर होगा, एग्जैक्ट बाइसेक्टर। अगर ये एग्जैक्ट बाइसेक्टर है, इसका मतलब है कि ये अगर AH फासला था, तो ये फासला ये सारा अब ट्वाइस AH हो जाएगा, और सो ऑन इसी तरह। इसका मतलब है कि इस वाले को अगर हमने इस वाले को कितना हम वेव दें, इसको कोई
फेज शिफ्ट ना दें, दूसरे वालों को कितना फेज शिफ्ट दें, अल्फ़ा, अल्फ़ा यानी AH पर डिपेंडेंट, इस वाले को फिर कितना फेज शिफ्ट दें, ट्वाइस द अल्फ़ा, और सो ऑन, और इसको हम n-1 इंटू अल्फ़ा फेज शिफ्ट दें। ठीक है, n is the number of antenna elements on the array. तो फेज शिफ्ट यहाँ से एक फेज शिफ्ट, फिर यहाँ से, तो इसका यहाँ तक फेज शिफ्ट कितना हो जाएगा, n-1 इंटू अल्फ़ा, इस वाले को। और अब पॉइंट P पर जो फील्ड, E फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा, दैट would be simply the addition of all waves. और पहले वाला फिर दूसरे इसी तरह, फिर इस पे साई, तो उस पे ट्वाइस, क्योंकि ट्वाइस AH हो जाएगा तो ट्वाइस साई, और सो ऑन, और आखिरी वाले पर n-1 इंटू साई। ठीक है ना, सिंपल एडिशन। अब ज़रा आसान बनाने के लिए कैलकुलेशंस को e⁻j साई, उसको हम z एक वेरिएबल मान लेते हैं। तो अगर z है तो सिंपली ये 1, ये प्लस z और ये प्लस z⁻², ठीक है, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 साई आया है, पावर को ज़रा ऊपर कर लें तो e⁻साई स्क्वायर आ जाएगा, तो z का स्क्वायर बन जाएगा, और सो ऑन, और इसकी पावर z⁻n-1 बन जाएगी। अब अगर इसको देखें, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कभी प्रोग्रेशंस को पढ़ा है, प्रोग्रेशन, रिकरिंग प्रोग्रेशन। तो अगर ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, एक ज्योमेट्रिक होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एडिशन करने से जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब उसमें मल्टीप्लायर मौजूद हो, तो ये मल्टीप्लायर है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सिर्फ सम हमने लेना है, और सम का फार्मूला सीधा सीधा ये है कि z⁻n-1 डिवाइडेड बाय z-1, तो ये उसका फार्मूला है। तो उसका फार्मूला लगाया, E0, उसी तरह उसकी वैल्यू आई, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब z⁻n, बेसिकली z तो e⁻j साई है, तो इसकी वैल्यू दोबारा हमने सब्स्टिट्यूट की, तो दोबारा जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। और इसको इस फॉर्म में हम शुरू में ले आए, ताकि क्योंकि हमने आयलर थ्योरम आगे यूज़ करना है, तो बेहतर ये है कि उसकी फॉर्म में आ जाए। तो आयलर थ्योरम की मदद से ये डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो ये साइन वेव बन जाएगी, साइन थीटा बन जाएगा, तो साइन n साई डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। और ये नीचे वाला डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो ये साइन साई बाय 2 बन जाएगा, तो साइन साई बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर था, वहाँ पर था, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास साइन n साई डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन साई डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू आ गई। अब हमने जो शुरू में ये सोचा था कि साई अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो वो हमें फिर मैक्सिमम वैल्यू ये देगा, तो वो हम वैसे भी यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। गौर करें, अगर इसके n साई डिवाइडेड बाय 2 हम एक एंगल इसका लिख लें, तो ये सिंक फंक्शन बन जाता है, और सिंक की वैल्यू जब उसका एंगल 0 होता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू आती है। इसी तरह ये साई डिवाइडेड बाय 2, अब एक n तो यहाँ लगाना पड़ेगा ताकि कैंसिल हम कर सकें, तो इसका n फिर यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक ही बात है। ये n इसका लगाया, तो ये n इस n के साथ वैसे ही कैंसिल हो जाता है, साई बाय 2 इसके साथ कैंसिल हो जाता है। मगर अब जो इससे n E0 मल्टीप्लाइड बाय सिंक n साई डिवाइडेड बाय 2,
divided by sinc psi divided by 2. If psi approaches to 0 तो लिमिट, तो सिंक फिर क्या होता है, अप्रोचेस टू 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास फिर ई पी कितना आ जाता है, एन ई नॉट, एन टाइम्स ई नॉट। तो जितने नंबर ऑफ एंटेनाज होंगे, आइडियली प्रैक्टिकली ऐसा ज़रा कॉरिलेशंस और कुछ और फैक्टर्स की वजह से ज़रा कम है, बहरहाल फिर भी हमें इसके करीब की वैल्यू मिलती है। तो एन ई नॉट, इसका मतलब है कि अब हम बीम का जो मैक्सिमम पावर पॉइंट है वो किसी भी डायरेक्शन में फॉर्म कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में। तो किसी भी यूज़र को हम मैक्सिमम रेडिएशन विद लो पावर फीडिंग टू ईच एलिमेंट, मसलन ई नॉट हम फीड करके, कि अगर वो अकेला काम करता तो ई नॉट वहाँ पर पहुँचता, तो हमने कम पावर फीड की और मैक्सिमम रेडिएशन उन पॉइंट्स पर हमने पहुँचाई। ठीक है, तो जो हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट है वो बेसिकली यही साई है, यानी एनालिसिस फिर किसका होना चाहिए, इसी साई का, क्योंकि सारा कुछ एंटेना एरे में या फिर माइमो कम्युनिकेशन में वो साई पर ही डिपेंड करता है। माइमो कम्युनिकेशन में कॉरिलेशंस नहीं होनी चाहिए, बीम नहीं फॉर्म होनी चाहिए, इसका उल्टा प्रोसेस है। थोड़ा सा ज़रा वैसे ही मैं माइमो के बारे में फिर भी मैं बाद में भी बात करूँगा, मगर साथ ही साथ हम इसको, अब दो चीज़ें हमारे पास हैं। हमारे पास एक ये है कि हम डाइवर्सिटी प्रोवाइड करें। डाइवर्सिटी मीन्स कि एसएनआर की इम्प्रूवमेंट करें। पॉइंट पी पर एसएनआर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एन टाइम्स हम अगर ये बढ़ा सकते हैं एक एम्पलीट्यूड वहाँ पर, इसका मतलब है कि पावर तो फिर हम वहाँ पर n स्क्वायर टाइम्स बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर पावर होगी। ठीक है, एक तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट है, और डाइवर्सिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं बीम फॉर्म करके। मगर जितना हम डाइवर्सिटी अगर इम्प्रूव करते हैं तो असल में जो चीज़ हम लूज़ करते हैं तो वो क्या है, क्योंकि कॉरिलेशंस हम डेवलप करते हैं, तो वो ये है कि हम हर एंटेना से डिफरेंट सिंबल्स ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो इन सिंबल्स को वहाँ पर इनका एडिशन, इनका मिक्सचर बना रहे हैं। यानी यहाँ से अलग सिग्नल, यहाँ से अलग, फिर तो वहाँ तो हम जानबूझ के वहाँ तो हम मिक्सचर्स को ज़्यादा कंडेंस फॉर्म उसकी रखना चाहते हैं। ठीक है, तो बीम जब हम फॉर्म करते हैं तब हम सेम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। दैट मीन्स ई नॉट हम सेम पावर दे रहे हैं सब एंटेनास को, और सेम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम इंफॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं। और हमारा मकसद बेसिकली क्या होता है, टू इंक्रीज और टू इम्प्रूव द सिग्नल टू नॉइज रेशियो, द सिग्नल पावर एट पॉइंट पी। बट इन कंट्रास्ट जब हम चाहते हैं कि हर एक से हम डिफरेंट सिंबल सेंड करें, तो बेसिकली हम डाटा रेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो जब हम डाटा रेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि दूसरे एंड पर भी 4 एंटेना हो, तो हर एक में इंडिपेंडेंट स्ट्रीम्स डेवलप हो, और ऐसी स्ट्रीम कि ये आपस में कोरिलेट ना करें, एक बीम ना फॉर्म करें, बल्कि 4 वर्चुअल बीम्स फॉर्म करें। तो माइमो के केस में हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो माइमो का केस बिल्कुल जो कोरिलेशंस हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं
उनको हमें तोड़ना होगा with some additional processing capability at the receiver side, और वो adaptive algorithms के ज़रिए फिर हम इनको तोड़ते हैं। ठीक है, वो हम बाद में फिर भी डिस्कस करेंगे। तो psi is the phase difference between any two adjacent elements of the array, or phase difference caused by difference in lengths of receiving point P, or alpha would be the progressive phase shift that we introduce in order to cancel this phase difference. इस फेज डिफरेंस को जो पाथ की वजह से क्रिएट हुआ, इसको कैंसिल करने के लिए हमने साथ ये दिया ताकि ये एक दूसरे को ज़ीरो ख़त्म करके साई को ज़ीरो करें। ठीक, अब हम कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होंगे जिनको हम यूज़ करेंगे। इनमें से दो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया। ये एंटेना थ्योरी से हमारे पास आता है तीसरा फार्मूला। तो तीसरा फार्मूला बेसिकली वेव नंबर को शो करता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल एंटेना एलिमेंट्स मौजूद हैं तो बेसिकली वेव नंबर के हिसाब से डिफरेंस उनमें क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस, अगर सारा डिस्टेंस देखा जाए जो एक वेव ट्रेवर्स करती है वो तो जैसे एक मीटर यूनिट होता है, तो हमारे पास बेसिकली वेव की वेव लेंथ असल में वो यूनिट है, बस उतने वेव लेंथ वहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, और वेव लेंथ अगर हम 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा कर दें तो हमारे पास फिर एक एंगल आ जाता है कि एक वेव का कौन सा कितना वेव का हिस्सा हमें मिल रहा है एक एंगल के अगेंस्ट, क्योंकि टोटल वेव हमें कितना एंगल प्रोवाइड करती है 2 पाई। तो अगर 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 के इक्वल हो, इसका मतलब है पूरी वेव, और अगर इसका कुछ हिस्सा हमें मिलता है इसका मतलब है उसका कुछ एंगल आएगा। ठीक है, तो वो उन एंगल की आपस में अगर कंस्ट्रक्टिवली एडिशन हो जाएगी तो हमें ज़्यादा पावर मिलेगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव एडिशन हो जाएगी तो हमें वहाँ पर कम पावर मिलेगी। तो इस तरह हर एक वेव फिर एक बीम जनरेट करती है। एक तो हमारे पास एक बीम है, हर एंटेना जो हर एरे है एक बीम जनरेट करती है उन वेव्स की, और उसके अलावा हमारे पास वो एक ऐसा पॉइंट, एक डायरेक्शन, एक एंगल में ऐसा पॉइंट जनरेट कर देती है जहां 100% डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है। इसका मतलब है जहां 100% डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वेव्स आपस में कैंसल आउट कर देती हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पर कितनी पावर असल में जनरेट हो रही होती है, वो 0 पावर। ऐसा पॉइंट नल पॉइंट कहलाता है। और नल पॉइंट का बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारे SDMA में। तो जो इंटरफेयर है या जो प्रोस्पेक्टिव इंटरफेयर हो सकता है, तो उससे हम कोशिश करते हैं कि उससे कुछ ना रिसीव करें, तो उसकी तरफ नल पॉइंट कर दें कि वहाँ से जो भी कुछ भी रिसीव होगा वो नलीफाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये नल पॉइंट है, और ये मेन बीम है या मेजर लोब, और ये हमारे पास माइनर लोब या साइड लोब। तो साइड लोब एक एंटेना एरे के कई हो सकते हैं। वर्चुअली एक एंटेना एरे के जो साइड टोटल लोब्स बनते हैं तो वो n-1 मल्टीप्लाइड बाय 2 हमारे पास आते हैं टोटल।
जितने लोब्स उसके बनने या जितने उसके नल पॉइंट्स बनने हैं, ठीक है। तो टोटल अब उनमें से हमने देखना होता है कि कौन से फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं और कौन से फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं तो एंटेना जब काम करेगा तो उस वक़्त उतने ही उसके साइड लोब्स होंगे जिनमें एनर्जी ज़ाया हो रही होगी। साइड लोब्स पे अगर एनर्जी ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है किसी को हम इंटरफेरेंस दे रहे हैं उन डायरेक्शंस में। हमारी कोशिश होती है कि साइड लोब्स को मिनिमाइज करें और मेजर लोब को मैक्सिमाइज करें उसकी पावर को, ठीक है। मगर ऐसा यानी अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ कि हम 100% ऐसा कर सकें। शायद फ्यूचर में कोई एनालिसिस हो, कोई रिसर्च हो तो उसमें ऐसा हो सके। आप लोगों में से कोई रिसर्च करें कि सारी पावर मेजर लोब में आ जाए, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो अब कैलकुलेशंस हम शुरू करते हैं। मसलन हमारे पास एक एंटेना एरे है, लेट्स से 6 उसके एंटेना एलिमेंट्स हैं। डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 एंटेना एलिमेंट्स is lambda by 2, and the direction of the maximum radiation, that is basically our direction of interest, जहाँ पर हम बीम फॉर्म करना चाहते हैं। लेट्स से कि वो हमारे पास 60 डिग्रीज है। अब हमने एनालाइज करना है इस एंटेना सिस्टम को कि इसका पावर पैटर्न वो कैसा होगा। अप्रोक्सीमेटली हम उसे प्लॉट करेंगे और अगर आप लोग इन्हीं कैलकुलेशंस को यूज़ करें तो आप लोग मैटलैब को यूज़ करके इसका एग्जैक्ट पावर पैटर्न प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फेज़ शिफ्ट फाइंड करना होगा कि फेज़ शिफ्ट इसका कितना देना चाहिए, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी सेकंड एंटेना को, फिर थर्ड एंटेना को ट्वाइस अल्फ़ा और सो ऑन अप टू 5 अल्फ़ा टू द लास्ट एंटेना एलिमेंट। तो वो मतलब वो जो पी पॉइंट है वो, हाँ, ये पी पॉइंट 60 डिग्री पर है। जी जी बिल्कुल, ये वो पॉइंट है, ठीक है। बाज़ औक़ात मसलन ये पॉइंट अगर नहीं होता तो आपको अल्फ़ा फिर गिवन होगा, फिर आप ये फाइंड करेंगे, ठीक है ना। मसलन यानी अगर पी पॉइंट आपको गिवन है, इसका मतलब है कि अब आपको ये डिज़ाइन करने के लिए कहा गया है कि व्हाट फेज़ डिफरेंस यू शुड इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर रेडिएशन टू द पॉइंट पी विच इज़ लोकेटेड एट 60 डिग्रीज फ्रॉम द एरे एक्सिस। तो आपको असल में ये कहा गया है। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ा फाइंड करना है, थीटा एम आपको गिवन है। तो आपके पास जो मेन फार्मूला है काम करने के लिए वो साई से शुरू होगा। तो साई 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा डी कॉस थीटा, ये थीटा एम हो जाएगा फॉर साई इज इक्वल टू 0 के लिए, प्लस अल्फ़ा, ये हमारे पास साई की वैल्यू आती है। इसमें देखें हमारे इस केस में अननोन कितने हैं, क्योंकि साई तो फॉर मैक्सिमम रेडिएशन हम कह रहे हैं। तो फॉर मैक्सिमम रेडिएशन तो साई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो साई अगर 0 हो जाता है तो 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डी, डी लैम्डा बाय 2 कॉस 60 डिग्रीज प्लस अल्फ़ा। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है माइनस पाई कॉस 60 डिग्रीज। तो कॉस 90 डिग्री 1 बाय कॉस 90 ज़ीरो होगी, तो कॉस 60 1/2। तो
हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू माइनस अल्फ़ा बाई 2। ये फेज शिफ्ट है जो हमें इंट्रोड्यूस करना है। अब हमने ये देखना है कि फिज़िकली कितने हमारे पास और वर्चुअली कितने नल फॉर्म हो रहे हैं। तो नल के फॉर्म करने के लिए हमारे पास वैल्यू है कि साई इज़ इक्वल टू 2k पाई डिवाइडेड बाय n। तो ये वाली वैल्यूज़ प्लस माइनस n 6 है तो 2k पाई डिवाइडेड बाय 6 और k की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 से शुरू होगी और प्लस माइनस 1, यानी प्लस माइनस पर यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 अप टू n माइनस 1। देखें ये मैक्सिमम रेडिएशन, क्योंकि जब साइज इक्वल टू 0 हो जाएगा मैक्सिमम रेडिएशन, और बाकी हमारे पास 10 नल हैं, यानी n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 नंबर ऑफ वर्चुअल नल्स दैट मे एग्जिस्ट। मगर इनमें कितने एग्जिस्ट करते हैं एग्जैक्टली, तो साइज इक्वल टू 0, तो पहले वाला साई 1 और इस तरफ वाला साई माइनस 1, साई 2, साई माइनस 2 और सो ऑन, जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं साई 3, साई 4, साई 5। ये तो टोटल एक्सेस है हमारा जो वर्चुअली एग्जिस्ट करता है। मगर फिज़िकली बेसिकली हमने बीम जनरेट करनी है तो 160 डिग्रीज़ में, क्योंकि माइक्रोस्ट्रिप एंटेना एरे होगी, तो ये अगर बोर्ड एरे है माइक्रोस्ट्रिप्स हैं, यानी स्ट्रिप्स लगी हुई हैं कॉपर की एक डाइलेक्ट्रिक पर, तो कॉपर की स्ट्रिप्स, एक सिलिकॉन की डाइलेक्ट्रिक या कोई भी मटेरियल उसका डाइलेक्ट्रिक, तो 6 स्ट्रिप्स लगी हुई हैं और वहाँ से बीम एजीम्यूथ डायरेक्शन में फाइंड करेंगे हम कि बीम डेवलप होगी। तो अगर बीम डेवलप हो रही है हमारे पास, तो बेसिकली 160 डिग्रीज़ में हो रही है, तो हमारा जो एंगल, जो स्टार्ट एंगल होगा, स्टार्ट एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे और एंड एंगल हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हमारी मैक्सिमम रेडिएशन का एंगल है। ठीक है, यानी ये हमारे पास साइज, यानी 0 शुरू कर लें किसी भी डायरेक्शन से 0, और ये थीटा इज इक्वल टू 180, तो ये थीटा इज इक्वल टू कोई 60 डिग्रीज़ या उस तरफ से या इस तरफ से वो ले लें जिस पर मैक्सिमम रेडिएशन है। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो साई की वैल्यू फिर क्या होगी साई स्टार्ट के लिए, कि साई कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें हर एक साई तो नहीं लेना, तो साई स्टार्ट कहाँ से आना चाहिए, क्या है हमारे पास वैल्यू फार्मूला, वही फार्मूला 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा डी कॉस थीटा। तो डी और वो तो हमने वैसे ही कैंसिल कर दिए हैं, तो यहाँ से पाई कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, तो पाई कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2, तो कॉस 0 हो गया, तो साई स्टार्ट हमारे पास वो पाई डिवाइडेड बाई 2 से हो रहा है जी। और साई एंड पॉइंट कहाँ पर होगा,
पाई कॉस 180 डिग्री माइनस पाई बाय 2, तो माइनस पाई, तो माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है सारे साई हमें नहीं लेने, हमें कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करके यहाँ पर उसे एंड करना है, या यहाँ से शुरू करके यहाँ पर पॉजिटिवली एंड करना है। अब हमारे पास साई की वैल्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं। मसलन साई 1 कितना आता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय के इज इक्वल टू 1। पहली वेव नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड, तो कितना, यानी पाई 2 पाई डिवाइडेड बाय 6, तो पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 और प्लस माइनस, तो प्लस पाई बाय 3 ये 0 है, तो पहले वाला हमारे पास प्लस पाई बाय 3 और ये वाला पॉइंट माइनस पाई बाय 3। इसी तरह दूसरे वाला कहाँ पर होगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3, तो ये 2 पाई बाय 3 और ये हमारे पास माइनस 2 पाई बाय 3। इसी तरह अगला जो पॉइंट आएगा 3 वाला, तो ये 3, तो पाई आ गया, तो पाई या 3 पाई बाय 3 और ये हमारे पास माइनस पाई आ गया। तो अब देखें कि ये पाई तक नहीं पहुंचता बल्कि ये पाई बाय 2 तक, तो पाई बाय 2 कहीं यहाँ पर है, तो साई यहाँ पर यानी हमारे पास एंड पॉइंट है या स्टार्ट पॉइंट है, तो इसको हमने एंड किया, यानी इससे बाहर वाले जितने भी नल होंगे वो फिज़िकली एग्जिस्ट ही नहीं करते। मगर अब इस तरफ वाला पॉइंट, ये माइनस 2 पाई बाय 3 आ गया, ये माइनस पाई आ गया, पाई से तो ज़्यादा है। चलें अगले वाला पॉइंट, तो अगले वाला पॉइंट जब हम 4 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8, तो 4 पाई बाय 3, तो माइनस 4 पाई बाय 3, तो ये माइनस 3 पाई बाय 2 है। तो ये बेसिकली यानी हमें 6 वाले में ही इसको भी कन्वर्ट कर देना चाहिए ताकि ज़रा आसानी रहे। तो अगर इसको 6 वाले में कन्वर्ट करें तो ये माइनस, यानी 6 में कन्वर्ट करें तो ये माइनस 9 पाई बाय 6 बन गया, और ये कितना बन गया, माइनस 8 पाई बाय 6। ताकि कंपेयर करें ना, डिनोमिनेटर बराबर करेंगे तो कंपेयर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इससे भी अगला पॉइंट है, तो इससे अगला पॉइंट माइनस 10 पाई बाय 6 आ जाता है, तो माइनस 10 पाई बाय 6। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट जो है माइनस 9 पाई बाय 6, ये हमारा साई स्टार्ट है, एंड और स्टार्ट। इससे ये बाहर वाला जो उससे बाहर वाले जितने भी नल पॉइंट हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो तकरीबन आखिरी है जो एग्जिस्ट नहीं करता, और इस तरफ से काफ़ी सारे एग्जिस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले नंबर ऑफ नल पॉइंट्स, ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ नल पॉइंट्स इन दिस एरे सिस्टम। तो कितने नल पॉइंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। देखें ये मैक्सिमम रेडिएशन का है, ये रेडिएशन ऐसे होगी, ये नल पॉइंट है, ये फिर आगे यूं आता है मगर आगे हमारा एंटेना की सिस्टम ख़त्म हो जाता है, और फिर ये ऐसे आएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये फिर ऐसे जाएगा जहाँ इसने आना था, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये साइड लोब्स आ रहे हैं, मेन लोब ये है, तो कितने नल आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 फिज़िकल नल हैं। अगली क्लास में हम इनकी डायरेक्शंस भी फाइंड करेंगे, एंगल्स फाइंड करेंगे कि किस किस एंगल
पर ये नल एग्जिस्ट करते हैं। और अगली ही क्लास में इंशाल्लाह हम इनकी हाइट्स फाइंड करेंगे कि जो साइड लोब्स हैं उनकी वैल्यूज़ कितनी कितनी हैं, ठीक है, एनालिसिस के लिए n-1 तक।